कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में आपका अभिनंदन। आप सभी परिचित हैं कि हमने अपनी इस कक्षा में वितान की पाठ्य पुस्तक के पाठ आलो आंधारी जो अंतिम पाठ है बेबी हालदार के द्वारा लिखा गया उसका आगाज किया। उसी का आगे संचालन करते हुए उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसके द्वारा दी गई समस्त जानकारी से परिचित होने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से समाज के अंदर शोषित, दमित और बहुत ही दुर्दमनीय हालात में रहने वाली एक नारी जो है वो किस तरह से अपने आप को अगर चाहे तो प्रतिष्ठित पद पर भी पहुंचा सकती है। जरूरत है किसी ऐसे मार्गदर्शक की जो आपके अंदर के उन गुणों को, उन प्रतिभा को, उस कौशल को पहचान करके उसको एक सही दिशा दे सके और उनके सही दिशा निर्देशन के द्वारा ही आप भी बहुत महान कार्य कर सकती हैं। जैसे कि बेबी हालदार जो है वो जो इस आलो आंधारी की मुख्य नायिका है, जो अपने पति के द्वारा भी प्रताड़ित रही और पति जो है वो व्यसनों का शिकार था और व्यसनी हालत में ही वो अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। अपने 3-3 बच्चों को लेकर के वो किस तरह से किराए का घर ढूंढा करती थी और तातुश के संपर्क में जैसे ही आई तो उसके जीवन ने एक नई गति ले ली, उसके जीवन में एक नया जो आलोक है वो उत्पन्न हुआ। तो तातुश ने किस तरह से इन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं। तातुश ने एक दिन फिर से कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी और कई औरतें काम कर चुकी है लेकिन तुम जैसी लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वो फिर बोले, तुम ये मत सोचना तो कि तुम यहाँ पर सिर्फ काम पर लगी एक लड़की हो, यहाँ घर में यह घर किसी और का है, इसे तुम अपना समझो। मेरी कोई लड़की है नहीं, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसी मानता हूँ। मैंने सोचा भला ये भी कोई कहने की बात है, ये तो मैं पहले ही जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, कभी तबीयत खराब होती है तो तातुश चिंता में पड़ जाते हैं और मेरे कुछ भी काम स्वयं करने लग जाते हैं। मुझे जबरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते हैं, मेरी जांच करवा कर दवा लिख देते हैं और मैं पर्ची लाकर तातुश को दे देती हूँ। वो जल्दी से जाकर मेरे लिए दवाई लाते हैं। दवा सिर्फ लाते ही नहीं बल्कि जिस समय दवा खानी हो उस समय वो निकाल कर मुझे देते हैं और मेरा आनाकानी करने पर जबरदस्ती मुझे खिला देते हैं। मेरे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो भी वो फौरन उनके लिए दवाई ला देते हैं। घर में काम करने वालों को इतने अच्छी तरह से रखे जाते मैंने कहीं नहीं देखा। उनके यहाँ मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज का अभाव वे मुझे होने ही नहीं देते थे। मैं सोचती थी इतने घरों में मैं काम कर चुकी लेकिन इस घर के लोगों का जैसा व्यवहार मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं। इस घर में मुझे सुख ही सुख था। फिर भी कभी-कभी मेरा मन उदास हो उठता था। 2 महीने से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली। तो हालांकि हमने कल के चैप्टर में, कल के पाठ में जहाँ विराम दिया था वहां पढ़ा था कि तातुश जो है आलो अंधारी को उसके बड़े पुत्र से मिलाते हैं। तो 2 महीने हो गए, लड़के की कोई खबर नहीं मिली। तातुश शायद ये समझते थे। एक दिन हठात यानी जबरदस्ती उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है, तुम कभी जाकर उससे मिलती क्यों नहीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार वो पूछे जा रहे थे, मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा करके मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं वो कहाँ रहता है। तातुश चौंक कर बोल रहे, अरे ये क्या बेबी, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ काम करता है। मैंने कहा उसे जो लोग ले गए थे वो मेरे घर के पास ही रहते थे, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने तो यही बताया कि वह किस जगह रहता है। लेकिन जब मैं उसके घर का नंबर ठीक-ठीक जब मुझे उसके घर का नंबर ठीक-ठीक मालूम नहीं था, उन्होंने जो नंबर बताए मैं वहां गई। 1 बार नहीं कई बार गई लेकिन हर बार घूम फिर के लौट आई। बस इतना भर सुना कि उस घर के मालिक की यहीं कहीं दवा की दुकान है। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा भी लेकिन किसी ने ठीक से नहीं बताया था। तो चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सारी दुकानें हैं भाई। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कि वो लोग जब तुम्हारे सामने उस लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से जान समझ लेना चाहिए था या नहीं। तुम्हें पता है ना, ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रह गई। कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गई और 3 घंटे बाद लौटे। आते ही वो फोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी, मैंने सुना वो किसी से बातें कर रहे हैं, साथ साथ मुझे भी बुला रहे हैं, बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा वो इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास आकर खड़ी हो गई। वो फोन पर बात किए जा रहे थे। बातें करते करते मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा कौन है, किसके साथ बात करूं। वो बोले बात तो करो ना, देखो कौन है।
मैंने फ़ोन कान से लगाया, पता नहीं कौन हेलो, हेलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान ही नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा, मैंने तात्तुश से पूछा, "कौन बात कर रहा है?" वो बोले, "अरे! तुम अपने लड़के को नहीं पहचान रही हो?" मैं चौंक कर बोली, "हैं? मेरा बाबू?" मैंने फिर फ़ोन कान से लगाकर कहा, "बेटा, बेटा, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ।" वह बोला, "माँ? माँ कौन? बेबी?" मैं बोली, "हाँ बेटा, मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है?" वह बोला, "माँ, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं यहाँ अच्छी तरह से हूँ।" उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का अब बड़ा हो गया, उसकी आवाज़ बदल गई 1-2 महीनों में, वो कितना बदल गया। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। तात्तुश समझ गई। उन्होंने पूछा, "लड़के से मिलने जाओगी?" मैं बोली, "हाँ, देख लेती हूँ तो अच्छा वो लगेगा।" वे बोले, "तो बताओ कब जाओगी?" तो मैंने कहा, "जब आप कहेंगे।" कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने के लिए गई तो देखा बाहर के पौधों को पानी दे रहा था। मुझे नहीं लगा कि वो ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों की यह वयस यानी उम्र क्या काम करने की है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी-जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया, अपने भाई-बहन को देखकर खुश हुआ। उसके पास से जब मैं चलने लगी तो वो उदास हो गया। मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूँगी, जैसा भी हो उसे अपने पास रखूँगी। तो शायद ये सब समझते थे इसीलिए बीच-बीच में मुझसे उसे फ़ोन करके हाल-चाल जानने के लिए कहते रहते थे। मैं उसे फ़ोन करती तो सिर्फ़ यह जानना चाहता था मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है? मैं ये सोचकर बात टाल जाती कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातुश क्या सोचेंगे? वह बातों-बातों में कहते भी थे कि उसकी उम्र का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा। उनकी बात मुझे कुछ दुखी ही करती थी, मैं सोचती थी कि इसका मतलब क्या है? क्या यही है कि मैं उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है? वो कभी ये क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ? वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं, तो फिर मेरा बड़ा लड़का क्यों उन्हें भारी लगता है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन कहती भी कुछ नहीं। होते-होते एक दिन तातुश ने स्वयं ही कहा, "तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा वाले दिन कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आना।" सुनकर मैं बड़ी खुश हुई। फिर वो बोले, "उसके लिए यहीं कहीं काम देखो, जिससे वो रोज़ तुमसे मिलने-जुलने आ सके।" लेकिन बेबी जानते हो बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी जगह काम देखो, जहाँ रहते-रहते वो कोई और काम करे या कुछ लिखना-पढ़ना भी सीखे। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा, लेकिन 3 बच्चों को लेकर के क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा, "आपने तो कहा था मैं यहाँ काम करते-करते कहीं और भी 1-2 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ।" तो मैं वैसा ही क्यों ना करूँ? तातुश बोले, "उससे क्या होगा? बेबी एक जगह से काम करके आओगी और आकर फिर खटना पड़ेगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा? इतनी भाग-दौड़ करना ठीक नहीं है और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है? अभी तो ये सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा चलाओ।" तातुश की बात सुन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचती इस तरह तो कभी मेरे माँ-बाबा ने ही मुझे नहीं समझाया। लगता है पिछले जीवन में सचमुच मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे-बुरे की इतनी चिंता क्यों करते? थोड़ी देर बाद तातुश ने फिर कहा, "तुम्हें मैंने लिखने-पढ़ने का जो काम दिया था ना, वो करती रहो। तुम जितने समय वहाँ-वहाँ काम करने में लगाओगे, उतना लिखने-पढ़ने में भी लगाओ। तुम देखोगी एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा और तुम्हें कुछ करने की क्या ज़रूरत? इसी से काम चलाओ ना बेबी। और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर के मेरे जितने भी भाई लोग हैं, वो तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। वो हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर जा जाकर अगर दूसरों के काम कर रही हो, तो वो मुझे ही दोष देंगे। कुछ दिन बाद तातुश ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, "बेबी, तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ। मुझे उसका काम करना वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह इसी तरह दूसरों के घर काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये ठीक नहीं है।" तातुश ने आगे कहा, "मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा बेबी कि एक बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो जाए। बेबी आज तुम जाकर उसे ले आना।" तो इस तरह से देखो तातुश के मार्गदर्शन में जिस तरह से बेबी हालदार ने एक पिता, एक बड़े भाई की छवि का अनुभव किया। बेबी हालदार को ये लगने लगा कि वास्तव में इतना मार्गदर्शक रूप और इतना समझाइश वाला रूप तो मैंने अपने बड़े भाई और पिता का भी नहीं देखा है जितना तातुश ने मेरे लिए किया है। लेखिका कहती हैं उसी दिन जाकर के अपने लड़के को ले आई। तातुश उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूँढने लगे, ऐसी कोई जगह जहाँ रहकर वो घर का काम करते-करते कोई हुनर या लिखना-पढ़ना भी सीख ले। ऐसा घर लेकिन मुश्किल से ही मिलता। मेरे पास अब इन 3 बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती हम लोगों को खिला-पहना तो वही रहे हैं और कितना करेंगे हमारे लिए? मुझे तो सचमुच बहुत बुरा लगता। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊँगी। तब तो समझ गई कि खाने-पीने को लेकर के मैं उलझन में हूँ, वो मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगी।
और कभी-कभी वो स्वयं ही प्लेट में खाना निकाल कर मुझे दे देते, उस समय खा लेने को कहते हैं। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कभी-कभी तो मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक और कहाँ था? मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर के जैसे लोग मैंने नहीं देखे। इसके पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ काम करने के लिए मुझे महीना मिलता था, यानी वेतन मिलता था। यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। तातुश कहते, "बेबी, मैं ये समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता हूँ कि महीना दे रहा हूँ। तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस ये समझो कि मैं तुम्हें तुम्हारी जेब खर्ची दे रहा हूँ।" मेरा जेब खर्च तब थोड़ा और बढ़ गया, जब तातुश के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 बंधु भी वहीं रहने लगे। यानी तातुश का एक बेटा है अर्जुन दा और अर्जुन दा के 2 भाई जो है वो भी उनके पास, उनके समीप रहने लगे। अर्जुन दा के वो बंधु बहुत अच्छे थे, वे भी मुझे चाहते थे, मेरे बच्चों से बुला-बुला कर बातें करते थे। उनमें से एक का नाम था सुखदीप, दूसरे का नाम रमन। अर्जुन दा से मुझे वे ज़्यादा अच्छे लगते थे, क्यों ना लगते? उन्हें चाय पीने, खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझे आवाज़ लगाते, जबकि अर्जुन दा ऐसे थे किसी चीज़ की दरकार होने पर, दरकार यानी आवश्यकता, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होने पर भी कुछ नहीं कहते थे। बस बिस्तर में लेटे रहते थे। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, "अर्जुन दा, कुछ ला दूँ? चाय, पानी, खाने को कुछ?" वह सिर्फ़ सिर हिलाकर कभी हाँ करता, तो कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं थे, वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में सुखदीप दा कम बातचीत करने वाले थे, मुझे लगता है वो शर्माते हैं। रमण दा दूसरे तरह के थे, वो इस घर को बिल्कुल अपना समझकर रहते हैं। वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाते हैं, खाने की कई चीज़ें बनाना मैंने उनसे ही सीखा। वो है मुझसे मेरे बच्चों के बारे में भी बातें करते। वह कहते, देखो अभी वो छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है। थोड़ा समय सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई-लिखाई पर नज़र रखनी होगी। अब उनकी पढ़ाई-लिखाई पर भी नज़र रखनी होगी, उन्हें सब समय खेलने मत दिया करो, नहीं तो उनकी पढ़ाई-लिखाई चौपट हो जाएगी। रमण दा पहले सोचते थे कि मेरे कोई लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के ही हैं, मेरी लड़की का खेलना-कूदना धीरे-धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था। कभी-कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी। रमण दा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया लेकर खेलते देखा। उन उसने तातुश से पूछा, "बेबी, ये लड़का है या लड़की?" इसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुश बोले, "क्यों? तुम्हें मालूम नहीं? ये तो बेबी की लड़की है।" रमण दा ने तब हँसकर कहा, "तब भी तो, अब मैं समझ बैठा था कि ये तो लड़का है।" यानी 2 लड़के और 1 लड़की। रमण दा और सुखदेव दा के आने से घर में चहल-पहल बढ़ गई थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुश ने काम दिला दिया था जहाँ साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भी भरोसा दिलाया। अब मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते थे, क्योंकि अब वो बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे। अर्जुन दा, रमण दा, सुखदीप दा काम पर से फौरन लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुश ने एक दिन मुझसे कहा, "तुम बच्चों को लेकर के रोज पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो। बच्चे वहाँ खेलेंगे, तुम्हारा मन भी बहलेगा।" उनकी बात मानकर मैं रोज शाम को बच्चों के साथ वहाँ जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें थी। वे वहाँ उन घर के बच्चों को घुमाने लगती थी जहाँ वे काम करती थी। उनमें से कई मुझे देखकर मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती, "तुम बंगाली हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? वह तुम्हारे साथ नहीं रहता?" वहाँ कई जवान लड़के भी आते थे और उनमें बंगाली भी होते थे। वे उनसे बातचीत करना चाहते थे और मौका ना मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बात करते थे। यदि कोई स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात न करना कैसे संभव है? फिर भी ऐसे लोगों में मैं अधिक बातें नहीं करती थी और ना ही अपने बारे में कुछ बताती थी, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या था ये मैं समझ जाती थी। तातुश ने भी मुझसे ये कह रखा था कि जब भी कहीं कभी भी बाहर घूमने के लिए निकलूँ तो अनजान लोगों से ज़्यादा बातें ना करूँ। तातुश ने ठीक ही कहा था, मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती थी कि लोग बातों-बातों में ऐसी-ऐसी बातें पूछने लगते जिनका जवाब देना बिल्कुल इच्छा के विरुद्ध होता था। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये सब देख सुनकर अब वो मेरी बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं होती थी, लेकिन बच्चों की खातिर जाना पड़ता था। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी, उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। वो बच्ची को लेकर आती, उसी के साथ खेल-खाल कर चली जाती। वो पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हँसी-मज़ाक करते। वह किसी दूसरे की ओर देखती भी नहीं थी। वह देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्चे से वह बंगला भाषा में बातें करती थी। जिससे मुझे ये लगता था कि वह बंगाली हो सकती है। उसकी उम्र 20-22 की रही होगी। साफ मालूम देता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं सोचती थी कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया तो वो खुशी-खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और पूछा, "क्या तुम बंगाली हो?" उसने हाँ कहा। फिर नाम पूछने पर उसने बताया, "सुनीति।" उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेल-जोल हो गया। हम एक-दूसरे से रोज़ पार्क में मिलने
चलने लगी। किसी दिन न मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन उसकी माँ नहीं रही, और जब तक वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की मृत्यु हो गई। उसे उसके मामा और दादी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है ये मैं भी जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके 1 दिन पहले पार्क में मिली थी, और तब तक ये मालूम नहीं था कि वो अगले ही दिन चली जाएगी। उसने मुझसे कहा था तुम कल अपना पता लिख कर ले आना, मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी। अगले दिन अपना पता मैं लेकर पार्क भी गई, लेकिन वो नहीं आई। वह चली गई है, यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई। उसके अगले दिन जब मैंने उसे नहीं देखा, 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वो आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई है, तो मुझे लगा कि वो चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला। वह कर भी क्या सकती थी, जिसके यहाँ रहती थी उसी के कहने पर तो उसे चलना था। सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता था। मैंने वहां जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहां बिताती थी उतना ही अब मैं लिखने पढ़ने में बिताती हूँ। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उससे तातुश ने फोटोकॉपी करा करके अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। तातुश हठा दी एक दिन मुझसे बोले, बीबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं बिल्कुल चुप हो गई, उनकी ओर देखती रही, फिर बोली, मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई है ही नहीं। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। तो मैंने कहा सुनाइए ना, देखूं क्या लिखा है इन्होंने। तातुश ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगी। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कहाँ से सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुश ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि वह तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता, कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ तो सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुश से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस उम्र में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह अब तक संभव नहीं है। तुम किताबों को पढ़ो और तातुश के पास से बांग्ला अभिधान लेकर के रोज उसमें से कुछ पन्ने पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मुझे बहुत इच्छा होती है। मैं यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वे सभी तुम उसे चमत्कार लेखन मानते हैं, और मेरे एक बंधु ने कहा कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपवाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूं तुम लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने के लिए भेजा है। आशीर्वाद के साथ मैं यहीं समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं चुप रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा? उसमें अच्छा लिखने की तो कोई बात ही नहीं। मेरी लिखावट भी खराब है, लिखने में भी भूलें इतनी है कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातू से पूछा कि मैंने जो लिखा है वह क्या इतना अच्छा उनको क्यों लगा? तो तातुश बोले, वो तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुश ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर के अभी माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो, उसी में सब कुछ है, और अपने आप ही ये सब तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। तातुश की बात मैं अनसुनी ना करती थी तो क्या करती, जैसे मुझे घर में कुछ करने के लिए और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमन दा, सुखदीप दा तो थे ही, उनके बंधु समेत उनके और बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा यानी भैया, बड़े भाई का भी आना जाना लगा रहता। वे सब भी तो मुझे चाहते थे, मेरे साथ तातुश जैसा व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़कर कॉपी किताब लेकर के कैसे बैठ सकती थी? एक दिन भूल से तातुश की बात मान दिन में ही उनसे अपने लिखने पढ़ने की बात करने में लग गई तो एक कांड घट गया। क्या कांड घटा? रमन दा उस दिन काम पर से घर लौटा तो उसे बहुत भूख लगी थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वो खाना खाने बैठ गए। खाने की प्लेट में कोई गंदगी ना पड़े या मक्खी ना बैठे, इसके लिए मैंने उसे उल्टा रख दिया। भूख के मारे रमन दा ने इसका ख्याल ही नहीं किया। देखो, इसको पता ही नहीं चलता कि प्लेट सीधी है कि उल्टी है। भूख इतनी ज्यादा लग रही थी, सब सब्जियां उस पर ले ली, और इन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी भी थी। जैसे ही उसने रोटी लगाकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी जो है प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। वो खाना छोड़कर अभाग उसे देखने लगे। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि अरे, प्लेट ही उल्टी है, उल्टी प्लेट में वो खाना खा रहा है। वह वहीं बैठा न जाने क्या क्या सोच सोच कर खूब हंसने लगा। तो मैंने तातू से पूछा कि रमन दा किसके के साथ बातें करें? तो तातुश बोले,
और कौन है वहां पर? मैंने कहा कोई और तो है नहीं उस कमरे में। इतना कहकर मैं वहां चली गई तो देखा रमन दा हंसी जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ रमन दा? तो वे कुछ ना कहकर बस हंसते ही रहे। फिर मैंने पूछा क्या हुआ बताओ तो सही। वो हंसते हंसते बोले बेबी देखो मैं कैसे खाना खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा भी बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते मैं ही आकर तातुश को बताने लगी कि जोर की भूख लगी होने के कारण रमन दा ने अपनी प्लेट जो है प्लेट की ओर देखिए बिना ही उल्टी प्लेट में खाना परोस लिया और उसे खाने लगे। वो भी सुनकर हंसने लगे। हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे। उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की हंसी थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया लेकिन मेरी हंसी थम ही नहीं रही थी। ये देखकर तातुश बोले बेबी तुम हंसती ही जाओगी क्या? खाली हंसने से सब कुछ हो जाएगा क्या? मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से घर पर आकर रखी हुई है, क्या उनका जवाब देना तुम्हें नहीं बनता? मैंने कहा चिट्ठी, ये चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुश बोले क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसा बने लिखो, लिखते लिखते ही तो सब सही हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई। कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी लिखी नहीं, यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए प्रेम पत्र लिखे। कुछ समझ में नहीं आता था कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही लिखूंगी, इतना पर भी कोई ठिकाना नहीं है। मैंने तातु से पूछा मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तातुश बोले यही तुम ही सोच कर देखो। बस इतना ध्यान रखना कि वो मुझसे भी 1 वर्ष बड़े हैं। तो मैंने कहा मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। तातुश बोले तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर में जानती ही नहीं थी, फिर भी जैसे बन पड़ा मैंने लिखा। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा प्रिय बेबी तुम्हारी चिट्ठी कई दिनों पहले मिली थी, क्या लिखूं सोचते सोचते इतना देर हो गई। 4-5 दिन हुए हैं मैं यहाँ की किताबों के बाजार गया था। वहां बंगला किताबें देखकर इच्छा हुई कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूं। लोग वहां मछली की तरह किताबें खरीद रहे हैं। मैं अवाक होकर देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया है। जानकर ये बहुत खुशी हुई। तुमने ये बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर के तुम्हारे तातुश और मैं बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण ये है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। आशापूर्ण देवी का पाखिर खांचर पाखी कैसा लग रहा है तुम्हें? तातुश ने जरूर बताया होगा कि आशापूर्णा देवी के घर के सारे कामकाज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखा करती थी। यहाँ आशापूर्णा देवी का नाम उद्धृत किया गया। ये भी एक बहुत महान लेखिका रही है बंगाली भाषा की। तो आशापूर्णा देवी जो है वो भी लिखा करती थी, चोरी चोरी लिखा करती थी जिसे सब लोग सो जाते थे। उन्होंने केवल बंगला ही पढ़ी थी और घर के बाहर भी बहुत कम निकली थी। मैं और तातुश दोनों ही आशापूर्णा की लिखने पढ़ने की दुनिया से काफी खबर लेते थे, जबकि उनकी जो है जबकि हमें उनकी कहानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो, ये बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़े, मेरा प्यार लो तुम्हारा जेठू। तो इसका मतलब उन्होंने 2 संस्करण अपनी रचनाओं के प्रकाशित करवा दिए और तीसरा संस्करण यहाँ लिखने के लिए उनको कहा गया है। जेठू इस तरह मेरा उत्साह बढ़ाते। अकेले जेठू ही ऐसा करते थे ये बात नहीं है, बल्कि कई लोग और भी थे। दिल्ली में जेठू, तातुश के एक बंदी रमेश बाबू। मैं जो जो लिखते थे वो सब कुछ तातुश उन्हें फोन पर सुनाते थे। एक दिन फोन पर बात करते हुए वह मुझसे बोले देखो तुमने जो कुछ भी लिखा है वह मेरे बंधु बांधव को बहुत बहुत अच्छा लगता है, एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा ये एन फ्रैंक कौन है भाई? तातुश ने तब मुझे उसके बारे में बताया। एक पत्रिका निकलवा कर उनमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर एक उस लड़की से मुझे परिचय प्राप्त हुआ और थोड़ा लगाव भी हुआ। तो यहाँ पे जो लेखिका है वो बेबी हालदार, दूसरी एक और बंगाली भाषा की लेखिका का नाम आया है और तीसरी यहाँ पे है लेखिका एन फ्रैंक। अब जो तातुश है उनके बंधु ने चिट्ठी लिखी। अब तातुश के बंधुओं में से ही एक और थी जिनका नाम था शर्मिला दी। शर्मिला दी उनसे वो भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही उम्र की थी और जेठू की बंधु थी। वह कोलकाता में ही कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता है कि वो मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती थी कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे मेरी एक सहेली मिली है। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियां पढ़ कर बार बार इच्छा होती थी कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, ये करूं वो करूं, उनसे पूछूं शर्मिला दी हम एक दूसरे को कब मिलेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं मिलेंगे, पर कभी तुम्हें धन्यवाद कैसे करूंगी। एक दिन घर में एक अलमारी की चीजें पहुंचते समय मैंने एक फोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी तो उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे और उनकी तरफ शर्मिला दी थी और दूसरी तरफ अर्जुन था। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को अपने
तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था, कब मिली कभी भी नहीं थी। उन्हें अपनी आँखों से देखने की बहुत इच्छा होती थी। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए भी तरह-तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज़ काट कर के भी रख देती थी। शर्मिला दी लेखिका शर्मिला दी जो है वो लेखिका थी, उनकी एक किताब छप चुकी थी और मैगज़ीन्स के अंदर भी वो अपनी स्टोरीज़ जो है वो पब्लिश करवाती रहती थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे बच्चों के हाल-चाल पूछती रहती थी। कभी-कभी मैं सोचती थी कि कहाँ उन जैसी पढ़ी-लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों से हम जो भी बातें करते थे वो शायद मिलने पर भी नहीं हो, फिर भी वो सोचते थे कि मिलने पर शायद हम दोनों और अधिक बातें करेंगे। लेकिन मिलने पर क्या है, देखो क्या है, मेरा उत्साह बढ़ाने वाले में जेठू भी एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। यानी शर्मिला दी तो थी ही, आनंद नाम का एक व्यक्ति और था। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़ कर के उन्होंने मुझे लिखा, आपकी जो रचना है मुझे अच्छी लगी है। स्वयं के जीवन के विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद ना करो। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप भी हमें कुछ कुछ अलग असाधारण सा दे सकें। नारी पर अत्याचार, नारी की असुविधा, नारी की दुर्दशा और आर्थिक संकट, ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से आर्थिक संकट ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है। ये चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा। वह भी पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया था। ऐसी बात नहीं थी कि ऐसे मेरे कहने पर तातुश ने वो मुझे समझाया था, फिर भी जो है फिर भी जो कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित और करने और साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रही कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊँगी या नहीं। तो आज की क्लास में इतना पर्याप्त है बेटा। 12:20 का समय हो रहा है और मुझे लगता है कि ये चैप्टर अभी भी थोड़ा बचा हुआ है। थोड़ा क्या, अभी भी 3-4 पेज का है। बहुत सारा बचा हुआ है अभी, तो बाकी हम इसे कंटिन्यू करेंगे अपनी कल की क्लास में। किस तरह से तातुश ने उसको अपने पुत्र से मिलाया और पुत्र से मिलाने के बाद दोबारा कोई ऐसा घर ढूँढा जहाँ वो अपने कार्य करने के साथ-साथ अपनी जो है सरकारी स्कूल में जाकर के शिक्षा-दीक्षा भी प्राप्त कर सके। तातुश ने ये सपोर्ट जो है बेबी हालदार को किया। बेबी हालदार को जब मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से इस प्रकार का एक पथ प्रदर्शक सहयोगी तातुश मिल गए, तो बेबी हालदार ने अपने आप को लिखने और पढ़ने के कार्य से संलग्न बनाए रखा, यानी अपने आप को जोड़े रखा, उससे विलग नहीं हुई। और आगे जाकर के जब उनकी रचनाओं में यानी उनकी डायरियों में अपनी आत्मकथा छापी गई, यानी उनके खुद के व्यक्तिगत जीवन के अनुभव छापे गए, तो वो वहाँ पे ले जाकर के उसको प्रकाशित करवाते थे ताकि वहाँ के जो बंधु लोग हैं वो भी इस चीज़ के लेखन से बहुत प्रभावित होते रहते थे। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। आगे का जो चैप्टर है वो अपनी अगली क्लास में लेंगे। चैप्टर अभी बहुत बड़ा है, 2 दिन का समय लगभग लग ही जाएगा। कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए धन्यवाद आप सभी का।